देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष के इस वॉर रूम से आज हम आपको देश दुनिया के अलग अलग इलाकों में तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर में जहां सड़कों पर बर्फ के पहाड़ तैर रहे हैं। भारत चीन के बीच 14 घंटे तक चली मैराथन बैठक की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि अब ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका का क्रोध आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है। आपको राजस्थान के सियासी संकट की लेटेस्ट अपडेट के साथ पायलट के अगले कदम के बारे में भी बताने जा रहे हैं। देश के युवाओं को पीएम मोदी के स्किल मंत्र की भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको इंसान की खाल में भोपाल के शैतान से भी मिलाएंगे। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। सबसे पहले अहम खबर, मिस्र में तेल की एक पाइपलाइन के फटने के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया है वो डराने वाला है। देखिए आसमान में फैली इस तबाही की रिपोर्ट सिर्फ 100 सेकंड में। हर तरफ धुएं का गुबार है। आग की लपटों के बीच मचा हाहाकार है। आग की उठती लपटों से काला काला आसमान है। दिल को दहलाने वाली यह तस्वीर मिस्र की है, जहां कच्चे तेल की पाइपलाइन फटने से विस्फोट हुआ। उसके बाद धुएं और आग ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। मिस्र के डेजर्ट हाईवे पर यह विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है। हाईवे पर हुए इस विस्फोट का वीडियो सामने आया है, जिसमें आसमान में जबरदस्त धुआं और आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेल की पाइपलाइन राजधानी कायरो से इस्माइलिया इलाके के बीच फटी है, जिस पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। तेल की पाइपलाइन कैसे फटी और इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, अभी इसकी जांच चल रही है। इस बीच आग के इन शोलों को ठंडा करने के लिए बचाव कर्मी लगे हुए हैं। और कोरोना काल के बीच पूरी दुनिया नई तरह की तबाहियों का सामना कर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में कुदरत ने आसमान से जो कहर बरपाया है, उससे कई देश बेहाल हैं। देखिए आर्मेनिया से लेकर अफ्रीका में कैसे मची है तबाही। पूरी दुनिया में जैसे आपदाओं का दौर सा आ गया है। प्रकृति किसी न किसी रूप में अपना विकराल रूप दिखा रही है। कहीं भूकंप है तो कहीं बाढ़। ये देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन का हाल है। समुद्र तटीय इलाकों में पानी ने तबाही मचाई है। आसपास के इलाकों में पानी ही पानी है। सर्दी की वजह से यहाँ बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। आसपास का पूरा माहौल जम गया है। समुद्र के तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें इतनी तेज हैं कि मानो ये प्रलय की चेतावनी है। तापमान गिर गया है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी हैं। कुछ इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है और तापमान कम होने की वजह से बाढ़ का पानी भी जम गया है। बुधवार से ही ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ऐसे में लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में भी बाहर निकल रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका के ग्यूमरी में भी भयंकर बाढ़ आई है। पूरे इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। पूरा शहर थम गया है। इन तस्वीरों को देखिए। गिरे हुए तापमान की वजह से यहाँ बाढ़ का पानी भी जम गया है। सड़कों पर गाड़ियां जम गई हैं और जो जहाँ है वहीं रुक गया है। पूरे इलाके में सफेद बर्फ की चादर बिछी है। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का आधा से ज्यादा हिस्सा डूब गया है। बर्फीले तूफान की वजह से लोगों के घरों में बर्फ जमा हो गई है, जिससे लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिससे यातायात भी रुक गया है। हालांकि शहर प्रशासन अब इन बर्फ को हटाने में जुट गया है। सड़कों पर नाव चलने लगी है और उसी के सहारे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है और जरूरी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। और गलवान पर भारत को आंख दिखाने के बीच चीन में एक के बाद एक ऐसी तबाही आ रही है जिससे ड्रैगन की कमर टूट चुकी है। चीन में सैलाब की वजह से इतनी तबाही मची हुई है कि वो इसे संभाल नहीं पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए।
पहले दुनिया भर को कोरोना वायरस से डराया, फिर गलवान घाटी में भारत से टकराने की हिमाकत, और अब कुदरत के कहर के आगे तबाह हो रहा है चीन। चीन अब बाढ़ की विभीषिका से परेशान है। चीन में बारिश के बाद ऐसी तबाही मची है कि बीते 6 दशकों में भी चीन ने इतनी बरसात पहले नहीं देखी थी। आलम यह है कि चीन के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर लोग नाव लेकर निकल रहे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। वुहान से लेकर हुबई प्रांत तक नजर उठाइए तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बताया जा रहा है कि चीन में 1961 के बाद पहली बार बारिश से इतनी तबाही मची है। इस तबाही की वजह से चीन को $8 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। चीन के तमाम बड़े शहर सैलाब की चपेट में हैं। जून महीने से जारी है बारिश, जिससे मची है तबाही। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की पीली नदी झुंजियांग और ताइहू झील में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। मूसलाधार बारिश की वजह से चीन के सबसे लंबी नदी यांगत्से में बाढ़ आ गई है। कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही तबाह हो चुकी है। अब चीन के सामने इस बाढ़ से उभरने की चुनौती है। आपको याद होगा, वुहान से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि सबसे बुरा असर हुबई प्रांत पर पड़ा है। चीन की पीली नदी झुंजियांग और ताइहू झील में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। ये नदियाँ जिन जिन इलाकों के आसपास से गुजर रही हैं, वहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भीषण बारिश के बाद चीन में 33 नदियां अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। देश में 433 नदियां और बड़ी झीलें हैं। फिलहाल इन सभी में जलस्तर रेड लाइन से ऊपर पहुंच चुका है। बाढ़ के कारण करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। और इस चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत चीन के साथ बातचीत के रास्ते पर अग्रसर है। एलएसी पर पहले जैसी स्थिति, पहले जैसे हालात बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक बार फिर मैराथन बैठक हुई। देखिए इस बैठक के बाद कितने सुधरे हैं हालात। गलवान के बाद जारी घमासान के बीच भारत और चीन के दरमियान बातचीत का रास्ता लगातार जारी है। बातचीत का मकसद साफ है कि चीन अपने हद में रहे और एलएसी पर पहले जैसी स्थिति बहाल हो। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश ने एक बार फिर बड़ी पहल की है और दोनों देश के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो लगभग 14 घंटे तक चली है। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए दूसरे फेज पर चर्चा के लिए भारत और चीन के बीच ये बातचीत हुई। ये मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ओर स्थित चुशुल में हुई है। एलएसी पर तनाव कम करने की फिर से पहल हुई। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत। चुशुल में हुई बैठक पर पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर। चीनी सेना से फिंगर 8 तक के क्षेत्र को खाली करने को कहा गया। पैंगोंग त्सो और देपसांग इलाके से सेना हटाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। सेना हटाए जाने के लिए डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इन इलाकों में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया है। गलवान में 15 जून को भारत चीन के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए थे। ये अलग बात है कि चीन ने ये कबूल नहीं किया है। तनाव कम करने के लिए 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री यांग यी से वीडियो कॉल पर चर्चा के बाद चीन विवादित इलाकों में सेना पीछे हटाने को तैयार हो गया था। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के पहले फेज में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से चीन के सैनिक पीछे हट चुके हैं। चीन ने पैंगोंग इलाके में फिंगर 4 पर भी अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी है। भारत चीन के बीच हुई इस मैराथन बैठक के बाद आज इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान भी आ सकता है, जिससे बातचीत से जुड़ी तस्वीर और साफ होगी। लगातार चल रही बातचीत से इतना तो साफ है कि भारत किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन भी अब बातचीत के जरिए ही समाधान चाह रहा है। और इस बीच अमेरिका भी चीन को रोज एक नया सबक सिखा रहा है। अमेरिका ने हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस मोहर के बाद चीन का अत्याचार पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। देखिए ड्रैगन को परेशान कर देने वाली ये रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के रिश्ते हर नए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका को भीषण कोरोना संकट में ढकेलने वाला चीन ट्रंप को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को सबक सिखाने के लिए अब हांगकांग के मुद्दे पर बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने उस हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद वहां के लोगों पर होने वाले अत्याचार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने हांगकांग का मिला विशेष दर्जा भी समाप्त कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हांगकांग के लोगों पर अत्याचार के लिए चीन जिम्मेदार है। हांगकांग को मिली विशेष अमेरिकी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। हांगकांग पर चीनी दमनकारी नीति थोपने से ट्रंप खफा है। हांगकांग को कोई विशेष आर्थिक सुविधा नहीं मिलेगी। हांगकांग के साथ अब चीन जैसा ही व्यवहार होगा। ट्रंप ने हांगकांग में दमनकारी गतिविधियों और अत्याचार के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस कानून से चीन को उसके कुकर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कई शक्तियां मिलेंगी।
राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हांगकांग में जो कुछ भी हो रहा है हम देख रहे हैं, ऐसे में उसकी स्वायत्तता को खत्म करना ठीक नहीं है। चीन को लेकर अमेरिका का मानना है कि विकासशील देश के नाम पर चीन लगातार अमेरिका से फायदा लेता रहा है और पिछली सरकारें उसकी मदद करती रही हैं। ट्रंप सरकार का मानना है कि अब सरकार ने चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि उसकी वजह से आज दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। अमेरिका के इस फैसले का चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कड़ा विरोध किया है। अखबार ने लिखा है, ट्रंप ने जिनपिंग से बातचीत करने को लेकर सवाल पर कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई है और आगे भी इसकी उम्मीद कम है। और अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जापान ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जापान ने आरोप लगाया है कि चीन दुनिया भर में वर्चस्व कायम करने के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के बाद अब जापान ने भी चीन को दुनिया के लिए खतरा बता दिया है। जापान ने सीधा आरोप लगाया है कि अब ड्रैगन दुनिया को डराने के लिए कोरोना का इस्तेमाल कर रहा है और वायरस को लेकर दुनिया को गलत जानकारी दे रहा है। जापान की चिंता साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव के बाद दिख रही है और जापान ने साफ कर दिया है कि बीजिंग से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगा है। जापान ने कहा कि बीजिंग क्षेत्रीय समुद्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए कोरोना वायरस महामारी तक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जापान और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। जापान रक्षा श्वेत पत्र 2020 में चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी देश के लिए संभावित खतरा बताया गया है। माना जा रहा है कि जापान के इस बयान से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि जापान का रक्षा श्वेत पत्र ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका ने कुछ ही समय पहले चीन के दावों को खारिज किया था। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का कई एशियाई देशों से विवाद है और क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन की नौसेना लगातार समुद्री क्षेत्र में युद्ध अभ्यास कर रही है। इस बीच साउथ चाइना सी में अमेरिका ने भी अपनी हलचल बढ़ा दी है। यूएस नेवी का 7वां बेड़ा समंदर में उतर चुका है। अमेरिका के साथ साथ जापान ने भी चीन पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। जापान का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाने के लिए दुनिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। जापान की इस चिंता से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करते हुए कहा था कि दुनिया को हड़पने के नजरिए की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है और चीन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। यानी चीन अब दुनिया के ताकतवर देश के बीच घिरता जा रहा है और उस पर चौतरफा हमले होते जा रहे हैं। और अब उस मुल्क का हाल भी देख लीजिए जो कि चीन की शय पर फुदक रहा है। भगवान राम नेपाल के हैं। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऐसा फंसे कि बैकफुट पर आ गए। नेपाल की सरकार ने सफाई देते हुए पत्र जारी किया और कहा कि इस बयान के जरिए अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हमारा ऐसा मकसद नहीं था। भगवान राम और अयोध्या का नेपाल में होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि ओली का बयान राजनीतिक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। लगातार जारी विरोध के बीच नेपाल सरकार ने पत्र जारी कर पूरे मामले पर खेद जताया है। नेपाल का ये यू टर्न भारत में हुए मजबूत विरोध के साथ साथ नेपाल के अंदर शुरू हुए विद्रोह को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि भगवान राम पर की गई टिप्पणी के विरोध में नेपाल के गांव-गांव में ओली के पुतले जलाए गए। ओली के बयान को हिंदू आस्था पर चोट बताया गया। नेपाल हिंदू महासभा ने भी मोर्चा खोला और कहा कि नेपाल पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना और पाकिस्तान के इशारों में कुछ व्यक्ति को खुश करने के लिए उन्होंने ये विवादित बयान दिया है और जब तक ये अपने बयान को नहीं सत्याते हैं नेपाल के सारे हिंदू उनका विरोध करेंगे। ओली के बयान के खिलाफ नेपाली कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई। नेपाली कांग्रेस के नेता ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध है जिसे ओली खराब करना चाहते हैं। केपी ओली जी अयोध्या के संबंध में गलत एवं संवेदनहीन बात बोलना शुरू किए हैं। इससे हिंदुओं के आस्था पर प्रहार हो रहा है। चौतरफा विरोध के बाद नेपाल सरकार अब सफाई दे रही है। सरकार रामायण सर्किट का हवाला दे रही है और जनकपुर से अयोध्या तक चलने वाली बस सेवा की याद दिला रही है। चीन के उकसावे में आने के बाद नेपाल पहले भी भारत के खिलाफ आग उगल चुका है, लेकिन भगवान राम पर की गई टिप्पणी का विरोध देखते हुए उसे पीछे हटना पड़ा है। और देश में बाढ़ से तबाही मच रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी हाल बेहाल है। देखिए असम से आई ये खबर जो बताती है
कि हालात वहां पर कैसे हो चुके हैं। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश देश के कई इलाकों को डुबोने लगी है। असम भी उनमें से एक है। असम में आई बाढ़ की वजह से कुछ इलाके डूब गए हैं। गुवाहाटी के कालीपुर में बना ये चंकेश्वर मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा जलमग्न हो गई है। प्रतिमा देखिए, इसमें सिर्फ शेषनाग का फन नजर आ रहा है, बाकी पूरी की पूरी प्रतिमा डूब गई है। जहां नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। रेस्टोरेंट और आसपास की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोज ही आते हैं यहाँ फैंसी बाजार में काम करते हैं और यहाँ देखते हैं पानी तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और अभी तक तो कोई पता नहीं, तो रोड तक पानी पहुँचने वाला है। आगे देखो क्या होता है। जल परिवहन विभाग ने पहले ही ब्रह्मपुत्र में बढ़ते जलस्तर के कारण गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच अनिश्चित काल तक नौका सेवाओं को बंद कर दिया है। अब आपको इस भयंकर बाढ़ का कारण भी बताते हैं। इस बाढ़ का कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। अम्फान से असम भी प्रभावित हुआ था। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर असम में लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा है। DDMA यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार नदी 50.75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। आने वाले दिनों में अभी भी जलस्तर बढ़ने का अनुमान है। असम में आए बाढ़ से अभी तक 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस भयंकर बाढ़ में लगभग पूरा राज्य डूब गया है। सड़कें डूब गई हैं, यातायात बंद हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। और आज विश्व युवा कौशल दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और हुनर से जुड़ा मंत्र दिया। देखिए प्रधानमंत्री का देश के युवाओं को दिया गया मंत्र। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी युवाओं की है, क्योंकि कौशल के दम पर ही युवा आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कामयाब होने के लिए स्किल का लगातार बेहतर होना जरूरी है। स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है। आज स्किल इंडिया मिशन के शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी, जो युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने में सहायक है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि बिना हुनर के जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हुनर हो तो इंसान की अपनी पहचान बनती है। साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि भारत का युवा दुनिया पर भी नजर रखे और देखे कि दुनिया को किस तरह के हुनर की जरूरत है, ताकि वो भारत के साथ साथ दुनिया में भी खुद को साबित कर सके और एक कामयाब जिंदगी बिता सके। और इस वक्त की एक बड़ी खबर अब आपको दे दें, हमारे पास जो आ रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बयान सामने आया है। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, ये कह रहे हैं अविनाश पांडे। यानी कांग्रेस की तरफ से अभी भी आखिरी रास्ता खुला रखा गया है सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट को भगवान सद्बुद्धि दे, ये कहना है अविनाश पांडे का। वो कह रहे हैं प्रार्थना मैं ये भी कर रहा हूं कि पायलट किसी तरह से बीजेपी के मायावी जाल से बाहर निकल आए। तो ये अविनाश पांडे कह रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं। यानी संकेत सीधा ये देने की कोशिश कि सचिन पायलट वापस पार्टी में लौट आए, उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो राजस्थान में सियासी उलटफेर के बीच कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या गहलोत की सरकार सुरक्षित है या आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए।
सचिन पायलट के कांग्रेस से किनारा करने के बाद राजस्थान की सियासत में कई तरह के उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आज ही फ्लोर टेस्ट हुआ तो गहलोत सरकार मुश्किल में आ सकती है। हालांकि इस बीच सचिन पायलट ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया है, लेकिन सियासत किस करवट बैठेगी ये कहना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नंबर का जो ताजा गेम चल रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस के पास फिलहाल 100 विधायकों का आंकड़ा है, लेकिन 100 में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हटा दें और विधायक मास्टर भंवर लाल को भी माइनस कर दें, क्योंकि वो फिलहाल अपना इलाज करवा रहे हैं, ऐसे में वो भी वोट नहीं दे पाएंगे, तो कांग्रेस के पास 98 विधायक का ही आंकड़ा बचता है। हालांकि सीएम गहलोत राजस्थान सरकार पर किसी भी तरह के संकट से इनकार कर रहे हैं। संकट है ही नहीं, संकट का मीडिया में चल रहा है। जब मैं 200 विधायकों को लेके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा हूँ पक्ष विपक्ष को, तो 200 विधायक हमारे साथ में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पिछले 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस भी भेज दिया है और राजस्थान स्पीकर ने भी कांग्रेस के बागी विधायकों से 17 जुलाई तक जवाब तलब किया है। सियासी गर्माहट के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि आज के युवाओं में सब्र नहीं है। इन नौजवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सियासी बयानबाजी के बीच खबर ये भी है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खौफ भी सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों को गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल के अलावा एक दूसरे 5 स्टार होटल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। और महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश से राज्य के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए मुंबई के ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन तबाह होता जा रहा है। मुंबई, ठाणे, पालघर सहित महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद और जालना इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। जोरदार बारिश जो है वो शुरू हो गई है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाके जो है वहां पर पानी भर गया है। और इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के पास है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से अंधेरी सबवे में भी पूरा पानी भर गया है और जिसकी वजह से अब इस सबवे को बंद कर दिया गया है। और मुंबई पुलिस और इसी के साथ साथ बीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी निकालने का जो काम है पंपिंग के जरिए वो करने पहुँच गए हैं। कुल मिलाकर हर साल बरसात के दौरान मुंबई में यही तस्वीरें देखने को मिलती है। और ऑरेंज अलर्ट के दौरान अब साफ तौर पर मौसम विभाग ने इसी के साथ साथ बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपने घरों से ना निकलें और खासकर जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर ना जाएं। तो ये मुंबई की स्थिति इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ऑरेंज अलर्ट के दौरान मुंबई में तेज़ बारिश हुई और अब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।